हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कंटिन्यू करते हैं हम अपनी डिस्कशन को मीथेन साइकिल की, जो कि एक कंपाउंड गैसियस साइकिल है। हमने देखा था इसके बारे में। अब बात करते हैं कि नेचुरल सोर्सेस हैं क्या मीथेन के। मीथेन कुदरत में नेचुरली कहाँ कहाँ से एमिट होती है वो देखते हैं। मीथेन एक नेचुरली प्रोड्यूस्ड एक कंपाउंड है। कहाँ से आता है? जो एनिमल वेस्ट जो होते हैं या कोई भी जो बायोलॉजिकल मैटर हो, यानी कि बायोलॉजिकल मैटर को क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर मुझे आराम से किसी को समझाना हो, ऑर्गेनिक मैटर बोल सकता हूं क्या मैं इसको? इसका जब डीकम्पोजिशन होता है ना, तो उससे मीथेन उत्पन्न होती है। अब यहां पर जानने वाला कीवर्ड ये है, अगर किसी भी चीज का डीकम्पोजिशन होता है तो किसी ना किसी प्रकार के माइक्रोब्स, या जिसको मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह लूं, क्या वो भी मौजूद होंगे क्या डीकम्पोजिशन करने के लिए? और क्या मैं डीकम्पोजिशन को ऐसा समझ सकता हूं क्या कि डीकम्पोजिशन इज इक्वल टू ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग इनटू स्मॉलर एलिमेंट्स? बताओ, यही होता है ना डीकम्पोजिशन का मतलब? कि अगर कोई चीज, अगर सिंपल से ऐसे बोल दूं क्या डीकम्पोजिशन को, किसी को मुझे समझाना हो जिसने साइंस नहीं पढ़ी हो, ये इतने ऐसी चीज का ब्रेक डाउन होकर इतने इतने भागों में बट जाएगा वो। और इसको करने के लिए बीच में कोई ना कोई एक माइक्रोब होगा, जिसकी शेप कोई ऐसी, कोई ऐसी, कोई ये, ऐसे कैसे भी हो सकती है। बताओ, क्या ऐसा बोल सकता हूं मैं डिकम्पोजिशन को? है ना? ठीक है। और एक चीज और थोड़ा सा अगर मैं 1 मिनट डेविएट होकर कुछ एक बात करूं, प्लास्टिक का डीकम्पोजिशन इसलिए आसान नहीं होता ना, क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, और उसके लिए माइक्रोब्स ऐसे प्लेनेट अर्थ पर बहुत सारे नहीं होते जो प्लास्टिक के ऊपर फीड करने के लिए मान जाए कि उनको प्लास्टिक पसंद हो खाना। क्या ये वाली चीज भी बोल सकता हूं मैं? है ना? उसके लिए बहुत कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माइक्रोब्स होते हैं, बहुत जर्नल नहीं होते। लेकिन क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कोई भी चीज़ जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक जो है, जो बायोलॉजिकल है, जो अभी तक लिविंग थी, सड़ गई है, गल गई है, मर गई है, उसके ऊपर फीड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। बताओ, है ना? ये चीज़ है। मेजर नेचुरल सोर्सेज क्या हैं? इट इंक्लूड्स वेटलैंड्स एंड ओशंस, और कुछ एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स वगैरह, कुछ चीज़ें, इंसेक्ट्स वगैरह, टर्माइट्स, उनके डाइजेस्टिव प्रोसेसेस से भी, जो उनका डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है उससे भी मीथेन उत्पन्न होता है। लेकिन मीथेन बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाए, पैदा हो जाए, एमिट हो जाए, फिर भी इसके पीछे हमने क्या देखा था? एक अच्छी चीज़ क्या है अर्थ पर रहने वाले लोगों के लिए, कि मीथेन की लाइफ कैसी है? शॉर्ट लिफ्ट है। अगर ये लॉन्ग लिफ्ट होती तो एक बार बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा तबाही मचाता कि नहीं मचाता? है ना? अब सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 सोर्सेस ऑफ मीथेन की, वेटलैंड्स। क्या होते हैं वेटलैंड? वैसे तो हम इसको देखेंगे, लेकिन वेटलैंड क्या होते हैं बताओ? रैंक 1 से पूछा गया था इंटरव्यू में ये, और उसने कहा सॉरी सर, आई कैनॉट रिकॉल। ऐसे देखते हैं होते क्या, वो हम जानेंगे। कुछ ऐसे देखते हैं। क्या हम ऐसा कह दें शाइनी इनको, कि थोड़े से मार्शी लैंड के कोई स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे? मार्शी समझते हो ना सब लोग, थोड़े से भीगे हुए, जहां पर थोड़ा सा कीचड़ हो, दलदली वाली जमीन हो। है ना? आप लोगों ने वो सुना है बॉगमायर? बॉगमायर एक ऐसा कीचड़ होता है अंकिता, जहां अगर जितना दम लगाओ उतना नीचे धंसते चले जाते हैं। है ना? दलदल, हाँ वही हिंदी में नॉर्मल दलदल ही कहते हैं उसको। है ना? तो ये होते हैं कुछ वेटलैंड्स। एक स्पेशल तरह के वेटलैंड्स आपने एक असम में सुने होंगे, और अलग अलग जगह पर भी। आपने एक वर्ड सुना है फुमडीस? है ना?
हम बात करेंगे वेटलैंड्स का, हमारा एक चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पर फिर मज़ा ना किरकिरा हो जाएगा फिर अगर उसको मैंने दिखा दिया बस आपको वेटलैंड क्या होता है। वेटलैंड एक ऐसी जगह है जो कि एक मार्शी है, वहां पर कुछ कुछ ग्रासेस हैं। वेटलैंड की जो हेल्थ होती है वो डिटरमाइन करता है कि वहां पर फ्लोरा प्लस फोना की कितनी स्पीशीज सरवाइव कर सकती हैं। वेटलैंड इज अ सिंबॉलिज्म ऑफ हेल्थ ऑफ एन इकोलॉजिकल सिस्टम। हेल्थ ऑफ एन इकोलॉजिकल सिस्टम को दर्शाता है वेटलैंड। जैसे याद है कोरल्स के बारे में भी पढ़ाया था ज्योग्राफी में अभी रिसेंटली कुछ क्लासेस पहले, कि कोरल्स की अगर ब्लीचिंग होने लग जाए, वो सफेद होने लग जाए, तो यानी कि ओशन के बहुत सारे, ये संकेत है कि ओशन की बहुत सारी स्पीशीज भी लुप्त होने वाली हैं, इसका मतलब है ना। और दुनिया में कोरल्स का सबसे बड़ा झुंड कौन से कॉन्टिनेंट में मिलता है? सबसे बड़ा झुंड ऑस्ट्रेलिया। किस नाम से मिलता है? ग्रेट बैरियर रीफ। वहां पर कुछ भी अगर हलचल होने लग जाती है तो क्या साइंटिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट ये सब परेशान हो जाते हैं क्या? जस्ट लाइक ब्राजील में कौन से जंगलों में जब कुछ हलचल होने लग जाए तो साइंटिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट क्या कहते हैं, बेचैन हो जाते हैं। और अमेजन रेन फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? दे आर डैश ऑफ द अर्थ। क्यों? लंग्स क्यों? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वर्ल्ड में वहीं से सप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है वहां पर? चेन ऑफ फॉरेस्ट है ना, चेन ऑफ फॉरेस्ट। अब देखो क्या होता है, जिन माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हम जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं मीथेनोजेंस के बारे में। मीथेन से ही वर्ड आया है, मीथेनोजेंस। ये एक ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती है इनके अंदर। क्या मैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ऐसा बोल सकता हूं, जब हम ये कहते हैं कि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब ये होता है ना कि कुछ कुछ लोग होते हैं अंकिता हमारे जैसे कि वो ठूसते चलें, क्लास हुआ तो ब्रेक में भी फिर किचन में घुस गए, मतलब पता ही नहीं चल रहा कि खाना जा कहां रहा है ना। तो मिथेनोजेंस, ये ठकुराइन भी ऐसी है हमारी, हमसे भी ज्यादा महान है वो, डोंट वरी। तो मिथेनोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग अ मेटाबॉलिक, मतलब एज अ मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट। तो क्या मैं अर्पित इसको ऐसा बोल सकता हूं, डाइजेस्टिव प्रोसेस की एक प्रक्रिया में बाय प्रोडक्ट निकालते हैं, मतलब वो मेटाबॉलिज्म मतलब एक तरीके से शाइनी डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही कनेक्टेड है ना, डाइजेस्टिव प्रोसेस के साथ ही कनेक्टेड है ना। ये दोनों कीवर्ड ऐसे होते हैं जिस देखो, जिसका मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया, इसका मतलब फूड उसको डाइजेस्ट नहीं होगा, उसको लूज मोशन लग सकते हैं, उसका पेट खराब हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, राइट। ये हर एक जीव जंतु के साथ हो सकता है प्लेनेट अर्थ पर, है ना। और मेटाबॉलिज्म बाय प्रोडक्ट का क्या मतलब, ऐसा मैं बोल सकता हूं कि डाइजेस्टिव प्रोसेस खत्म होने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकला, राइट। तो इससे मीथेन प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन क्या है? मतलब इन्होंने खाना चरना शुरू करा किसी एक ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है, इनकी बॉडी से एक वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकला और वो प्रोड्यूस करेगा मीथेन। लेकिन ये किस कंडीशन में प्रोड्यूस होता है? जब लो ऑक्सीजन कंडीशंस हो। अब देखो, अगर हम लोग चाहते तो यहां पर एनएरोबिक कंडीशंस लिख सकते थे, जो कि आगे आगे आके आपको देखेगी भी। लेकिन एनएरोबिक का मतलब ये होता है ना कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब बिल्कुल भी ना हो, है ना, बिल्कुल भी ना हो, राइट। और एरोबिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वहां पर है। लेकिन उस कंडीशन को क्या बोलेंगे जहां ऑक्सीजन की मात्रा है तो, लेकिन उतनी नहीं है पर्याप्त मात्रा, उसको बोलते हैं हाइपोक्सिक कंडीशन। ये कीवर्ड नया हो सकता है आप लोगों के लिए, इसको याद रखना। देखो, एनएरोबिक एब्सेंस, एरोबिक बिल्कुल है वहां पर अच्छी खासी मात्रा में, थोड़ी थोड़ी है तो थोड़ी थोड़ी वाली को बोलते हैं हाइपोक्सिक, लो ऑक्सीजन कंडीशन। यानी कि आपको यह चीज आ सकती है कि हाइपोक्सिसिटी इनमें से किस कंडीशन को बोला जाएगा, तो आपको 4 स्टेटमेंट आ सकती हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बट इन वेरी लो क्वांटिटीज, या नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका आंसर? हाइपोक्सिसिटी किसे कहोगे? हाँ, ठीक है, वेरी लो क्वांटिटी, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। हाँ,
अब देखो क्या होता है कि साइंस में ना यार, देखो 10 तरह की नई बातें होती हैं। जैसे क्या मतलब, अगर आप इसको सर्च मारोगे ना खुद से जा करके, हाइपोक्सिसिटी के बारे में, हाइपोक्सिक सिचुएशन के बारे में पढ़ लेते हैं, तो आपको ऐसा फिर ना किंतु परंतु वाली चीज़ें भी मिलती हैं। उतना डिटेल में मत जाना कभी भी, उतना डिटेल में मत जाना, उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों यार, मैं तो किसी भी सब्जेक्ट को ऐसा देखता हूँ कि यार ये अगर आ भी रहा है पूरे फुल जोश के साथ साथ भी आ रहा है, तो ये मेरे 100 के 100 क्वेश्चन को तो ऑक्यूपाई नहीं कर लेगा प्रीलिम्स के अंदर, के पूरा पेपर साइंस का ही बना रहा है, पूरा पेपर ही इकोनॉमिक्स का बना रहा है, पूरा पेपर ही इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट का बना रहा है। ऐसा तो नहीं कर सकता कोई भी, और करे तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो और खुश हो जाऊंगा। हम तो डूबे ही सनम, साथ में पूरे इंडिया को ले डूबे, किसी का प्रीलिम्स नहीं होगा। दे आर प्रोकार्योटिक। प्रोकार्योटिक मतलब क्या, देयर इज एब्सेंस या फिर प्रेजेंस ऑफ, क्या क्या एब्सेंस किस चीज की, वेरी गुड, देयर इज एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। दे आर प्रोकार्योटिक एंड बिलोंग टू द डोमेन ऑफ आर्काई बैक्टीरिया। कैटेगरी होती है ना आर्काई बैक्टीरिया, क्या होते हैं। देखो ये चीज़ ना बहुत अच्छी चीज़ करता है ये बुक, इसलिए मुझे पसंद है। अभी तक तो अगर जितनी डिस्कशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, शंकर आईएएस तो हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा होता अभी तक। इट बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ आर्काई बैक्टीरिया। आर्काई बैक्टीरिया एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ना जब से धरती डेवलप हुई है तब से वन ऑफ द सबसे प्राचीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आप उनको कह लो प्राचीन बैक्टीरिया कह लो, ये वो है। क्या हम इनको ऐसा बोल सकते हैं मयूर कि जब से धरती का क्या कहते हैं बर्थ हुआ होगा अर्थ का, और जब अर्थ पे स्टेबल कंडीशंस हुई लाइफ को सस्टेन करने के लिए, ये उस जमाने से कंटिन्यू हैं और आज के जमाने तक चले आ रहे हैं, बस इनका थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशनरी फीचर्स बदल गए होंगे, है ना। अंकिता बोल सकते हैं ना, प्रिमिटिव का मतलब तो ये होता है, हम लोग ह्यूमंस को भी, हम लोग किसके फॉर्म है, हमारे भी जो पूर्वज है वो प्रिमिटिव ह्यूमंस ही तो है। और हम, हाँ वेरी गुड। और हमारा हमारा डीएनए किसके साथ मैच करता है, हमने क्या पढ़ा था प्री हिस्ट्री में, जल्दी बताओ, कौन से जानवर के साथ, चिंपैंजी। कितना परसेंट डीएनए मैच करता है हमारा चिंपैंजी के साथ, 98% है ना। तो दे आर लेस डेवलप्ड देन द बैक्टीरिया। क्यों लेस डेवलप क्यों है, इनके ने इवोल्यूशनरी फीचर्स चेंज तो हुए हैं, लेकिन जो आजकल के जो बैक्टीरिया है ना, मतलब आप ऐसा मान लो कि एक ट्रेडिशनल फैमिली की बंदी, एक मॉडर्न अल्ट्रा मॉडर्न फैमिली की बंदी, जिसके अंदर एक पहनती है सलवार कमीज, एक जिसके अंदर नंगापन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो दे आर मोर प्रिमिटिव, एशियंट एंड लेस डेवलप्ड देन द बैक्टीरिया। होते ये हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही, आज के बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं एक प्रकार के, लेकिन इसलिए इनको बोला जाता है आर्काई बैक्टीरिया। आर्काई वर्ड जो आया हुआ है आर्कियोलॉजी से, एंड आर्कियोलॉजी इज एनीथिंग विच इज कनेक्टेड टू एंशिएंट टाइम्स, वेरी वेरी ओल्ड। ओके, देख रहे हो ये चीज। वेटलैंड्स जो हैं, वेटलैंड्स एक हैबिटेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं विच इज फेवरेबल टू मिथेनोजेंस। इसको जब मुझे ये चीज़ याद नहीं होती थी ना, तो मैंने, अब कुछ कहानी तो बनानी पड़ती है हमें याद करने के लिए, इतना सारा कंटेंट है, अच्छे बच्चों की तरह पढ़ेंगे तो फिर बैठे ही रह जाएंगे घर पे, तो हमें कुछ कहानी तो बनानी पड़ती है। देखो मिथेनोजेंस का मतलब हमें क्या समझ में आया कि मिथेनोजेंस मतलब एक मॉडर्न कोई चीज़ है या फिर एक पुरानी कोई चीज़ है, बताओ। बहुत पुरानी है ना, बहुत प्राचीन है, ट्रेडिशनल है। अब जितने लोग जो आपके घर में जैसे कोई रिश्तेदार होते हैं या जो बुजुर्ग हैं जो कि बहुत मतलब मान लो कि अपने ज़माने की ऊबड़ खाबड़ बातें करते हैं कि आप उनके सामने गाना नहीं बजा सकते, टीवी नहीं देख सकते, एक्ट्रेसेस और एक्टर वगैरह अगर किस कर रहे हैं तो उनके सामने मतलब आपको थोड़ा सा ऑड फील होता है कि ये क्या देख रहा है तुम्हारा लड़का वो करके। तो आपको अगर ऐसे फालतू लोगों से जो कि आपका फंड रोकें अगर बचना है, तो आप उनको एक दूर दराज का अपने घर के अंदर कमरा दे दोगे ना, या फिर उनकी धर्मशाला के अंदर व्यवस्था करवा दोगे ना रुकने के लिए। भाई शादी का घर के अंदर माहौल है अंकिता, और एक बुड्ढा आ गया या बुड्ढी आ गए और वो अपनी पुराने जमाने की बातें करते जा रहे हैं कि ये भी प्रक्रिया करवाओ, ऐसा भी करवाओ, वो भी करवाओ। तो जनरली हम यही चाहेंगे ना, इस बुड्ढे बुड्ढी को धर्मशाला के अंदर रुकवा कर जिस दिन शादी होगी तब बुलवा लेंगे और उसको बोल देंगे गुलाब जामुन खा और निकल यहां से। वो बुलाना पड़ा बस उनको इज्जत देने के लिए, है ना। तो क्या करते हैं हम इनके साथ, जहां कोई नहीं रहता ना उस धर्मशाला में रुकवाएंगे, और इकोलॉजी में इस धर्मशाला का नाम है वेटलैंड। यहां रुकवाएंगे इनको से, इनको बोलेंगे पशु पक्षी और ये देखो पानी और ये ग्रासेस वगैरह, और यहीं बैठ के योगा करो
और हो सके तो शादी वाले दिन भी मत आना, अपने संलेखना करके यहीं प्राण त्याग देना अपने, और इसी पानी के अंदर समाधि करवा देंगे तुम्हारी। और हम कोई गलत बात भी नहीं बोल रहे अंकिता, है ना? क्या कहते हैं, जो एक इकोनॉमिक्स है वो भी यही कहती है कि जो पेंशनर्स हैं वो एसेट हैं, बाकी सब तो लाइबिलिटी हैं। और जिन्होंने गवर्नमेंट सर्विस जो करी थी, है ना, तो ये है वेटलैंड कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पेड़ की छाया के नीचे इनको मयूर बिठाकर आ जाओ और छोड़कर आ जाओ। तो वेटलैंड जो है इकोलॉजी की डायमेंशंस में ये एक वृद्ध आश्रम है, ऐसा मान लो। अब आओ वापस। तो वेटलैंड जो है दे प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशंस फॉर मिथेनोजेंस, कि ये इसी के लायक हैं कि जहां पर इनसे कोई बात ना करे और एक घास और मार्शी कंडीशंस और ऐसी कंडीशंस में यहां पर रहें, क्योंकि ये किस माइंडसेट के हैं? ये आर्काई माइंडसेट के हैं, एंशिएंट माइंडसेट के हैं, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के हैं। बुड्ढो बुड्ढो और बुढ़ियों में एक बदतमीजी बहुत होती है। ऑन रिकॉर्ड ये वाली चीज बोल रहा हूं मैं समझाने के लिए, एक बदतमीजी भी बहुत होती है। कहीं पर भी खड़े ना वहां पात देंगे, दे फाट एनीवेयर एंड एवरीवेयर। और ये क्या कर रहे हैं मिथेनोजेंस? जैसे ही खाना खाया फाट मारी, फाट इनकी आ रही है मीथेन की फॉर्म में। खाना खाया फाट, खाना खाया फाट, पूरा माहौल खराब करके रख देते हैं ऐसे बुड्ढे बुढ़िया। मन करता है पिलो रख के बैठ जाओ मुंह पे। तो इनके लिए भाई यही है कि जाओ तुम कुदरत के पास जाके फाट मारो आराम से, हवा का आनंद लो और अपनी हवा छोड़ो। अब जब इनको ऐसी कंडीशन मिल जाती है ना मयूर, हवा का आनंद लो, हवा छोड़ो, तो सर पे देखो कितना चढ़े। अच्छा हुआ इनको घर पे नहीं रखा, इनको वेटलैंड में छोड़कर आ गए। 80% ऑफ द ग्लोबल मीथेन एमिशंस कम फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, और जो वेटलैंड में रह रहे हैं तब, क्योंकि वेटलैंड इनको एक ऐसा हैबिटेट प्रोवाइड करता है जो कि फेवरेबल है मिथेनोजेंस के लिए। क्यों? 80% फाट जो इनको घर पे रोकनी पड़ती थी आराम से यहां पर मारेंगे। क्या? हाँ, वेटलैंड में ही तो होते हुए। जब किसी को कोई देख नहीं रहा है तो आनंद तो इसी चीज का है ना फिर किसी के लिए भी। अब घर पे सारे लोग हैं, बराती हैं, तो वो ये कि एंशिएंट माइंडसेट की है ना ये आर्काई बैक्टीरिया, इस वजह से। ओके, एंड दे आर प्रोकार्योटिक। मतलब इस चीज में आप ऐसा मान लो, आप इसको याद कर रहे हैं ना कि कैसे होते हैं, यूकार्योटिक होते हैं, प्रोकार्योटिक। तो आप ऐसा याद कर लो इनको अंकिता कि इन सारी हरकतों में ना दे आर ऑफ प्रो लेवल। कैसे प्रूव होता है? 80% ग्लोबल मीथेन एमिशंस जो होती है दे कम फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस। और सच में जो अगर हम इसको बोल रहे हैं कि इनका बाय प्रोडक्ट एज अ फाट निकलता है, तो ऑब्वियसली बात है मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना क्या खाया, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, और आराम से बैठ के खा रहे थे। लो ऑक्सीजन कंडीशन में ऐसा समझ लो कि पंखे की स्पीड धीरे चल रही थी, जो भी चल रही थी। हाइपोक्सिटी टॉक्सिसिटी में बदल गई पेट के अंदर, मारी जोर की फाट, निकला मीथेन। नाम है भाई साहब का मिथेनोजेंस। जहां पर लोग इनको छोड़कर आएंगे धर्मशाला के अंदर, उसका नाम है वेटलैंड। समझ में आया? अब जब इसको कोई देख लेता है ना कि वेटलैंड मिल गया है मिथेनोजेंस को ऐसी हरकतें करने के लिए, तो कुछ बराती और भी हैं कि भाई साहब पेट तो हमारा भी खराब रहता है, हमें भी मीथेन प्रोड्यूस करना है। तो दूसरे भाई साहब का नाम है टर्माइट्स। दे आर ऑल्सो माइक्रोब्स, दे आर सर्टेन माइक्रोब्स जो कि टर्माइट्स के गट में रहते हैं। गट का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है साइंस में? क्या बोलेंगे गट को? स्टमक, ठीक है। तो ऐसी चीजें ना जिसको डाउट होता है तो वो लिख लिया करो, है ना, कि जरूरी नहीं है कि आप ये गट को गट ही समझो, अपनी सहूलियत के लिए लिख लिया करो, ठीक है। कोई शर्माने वाली बात नहीं है। हमें जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है ना किसी भी चीज को लेकर, तब तक दुनिया के सामने शो ऑफ करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, अगर हमें क्लियर नहीं है कोई चीज तो माइक्रोब्स विच आर इन द स्टमक ऑफ टर्माइट्स, हमारे पेट के अंदर भी कुछ कुछ माइक्रोब्स होते हैं क्या, जो हमारे फ्रेंड होते हैं खाने को पचाने में? बताओ, है ना। क्या हमारे पेट में कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारे पेट में एक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें हमारे खाने को जहर बनने से रोकते हैं, वरना हमें तो फिर
जो हिचकियाँ ही आती रहें, डकारे ही आती रहें, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है, हमें बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। बताओ, हो सकता है ना ऐसा? क्या वो इन सब प्रक्रिया को रोकते हैं हमारे पेट के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? और अगर ज्यादा खराब कर दो, ज्यादा मीठा वगैरह खाने लगो, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हो सकते हैं जहरीले वाले, जो कि हमें मारने पे उतर आए, ऐसे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ सकते हैं कि हमारे पेट के अंदर, गट के अंदर, है ना? तो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर इन द स्टमक ऑफ, जैसे ह्यूमंस के स्टमक में होते हैं, वो टर्माइट्स के स्टमक में भी होते हैं, और वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं थ्रू एन एरोबिक फर्मेंटेशन। अब यहां पर देखो डिफरेंस क्या है, बस अगर अंकिता ये क्वेश्चन आ जाए ना पेपर के अंदर, तो बनाने वाला पता है क्या बनाएगा? जो एक्सट्रीम लेवल पे टफ बना सकता है, लोगों को लगेगा साइंस का क्वेश्चन है, पता है वो क्या बनाएगा? वो मिथेनोजेंस को और टर्माइट्स को कंपेयर करके ये पूछ सकता है कि कंडीशंस कैसी हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बट लो क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो मिथेनोजेंस को हमने अलग करके क्यों लिखा टॉपिक? बिकॉज उनके लिए कैसी कंडीशंस थी? क्या ऑक्सीजन था वहां पर शाइनी? था, पहले बोलो था, उसके बाद बोलो लो क्वांटिटी में था। तो वो क्या एरोबिक कंडीशन थी या एनएरोबिक? दोनों में से कोई भी नहीं थी। लो वालों को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोक्सिक। और टर्माइट के लिए क्या है? ये मीथेन कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं? एक्सियन ऑक्सीजन। मतलब ये मयूर पता है कैसे हैं? ये बंद कमरे के अंदर बैठ के पाद रहे हैं, कोई हवा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नो क्रॉस वेंटिलेशन, एज अ पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल डाइजेस्टिव प्रोसेस। पूरा कमरा इन्होंने दूषित कर रखा है। टर्माइट्स, इनका टर्मिनेशन हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों को तो मार के फेंक दो। मतलब जिस कमरे में रुके हुए हैं शादी के माहौल में, उसी कमरे के अंदर पेट्रोल डाल के आग लगा दो और बोलो पता नहीं कैसे जल गए, सामान वामान रखा हुआ था शादी का, कुछ हो गया हादसा, कोई बात नहीं, शादी कंटिन्यू करते हैं। इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को? बताओ। बोलो। ठीक है, उसके बाद है ओशंस। अब जो मीथेन का जो सोर्स है समुद्रों से, हालांकि हम इसे देखेंगे, ये कह रहा है इट इज नॉट एंटायरली क्लियर, लेकिन वो समुद्र किस प्रकार का है ना, तो वहां से मीथेन निकल सकता है। आप समुद्र किस प्रकार का है आप कहोगे, इसका क्या मतलब है? समुद्र किस प्रकार का, ये क्यों बोल रहे हो? किसी किसी समुद्रों के ऊपर क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसके बगल में या किसी एक कोने पर कुछ क्या बोले इसको हम लोग, आइस शीट्स भी हो सकती हैं, बोल सकते हैं? इसको अभी हम आगे चल के देखेंगे कि उधर ना अगर बर्फ की कोई चादर बिछी हुई है, कोई ग्लेशियर्स हैं, तो वहां पर मीथेन हो सकता है। यस, इट इज पॉसिबल दैट मीथेन वहां पर हो। लेकिन ओशन क्या सोर्स बनी जाता है मीथेन का, ये चीज क्लियर नहीं है, क्योंकि ओशन से ये चीज प्रक्रिया ज्यादा नहीं देखी गई है एज कंपेयर टू लैंड। लेकिन बट देयर आर टू श्योर शॉट आइडेंटिकल सोर्सेस। जब समुद्रों के अंदर देखो दो प्लैंकटन होते हैं, हमने पढ़ा था इसको, इसके लिए अब देखो जो पुरानी नॉलेज है वो आपके काम आनी चाहिए। एक फाइटो प्लैंकटन, एक जू प्लैंकटन। जल्दी बता दो क्या फर्क होता है? फाइटो किसके लिए होता है, किसके लिए टर्म यूज होता है? ये प्लांट्स। और जू प्लैंकटन एनिमल्स। जो मरीन जू प्लैंकटन्स हैं ये किस पर फीड करते हैं? जू प्लैंकटन किस पे फीड करते हैं? वेरी गुड, फाइटोप्लैंक्टन्स। जो कि क्या मैं ऐसा बोल दूं नॉर्मल सा, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट प्लांट्स हैं समुद्रों वाले, ऐसा बोल दूं नॉर्मल किसी को समझाने के लिए? और ये छोटे छोटे मरीन एनिमल्स हैं समुद्रों वाले, ऐसा बोल दूं? ये अपना मरीन जू प्लैंकटन, उसके बाद कुछ समुद्र के अंदर जो जो चीजें मिलेगी, मछलियां, ये सब भी मीथेन प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन फ्री डाइजेशन करके। एनएरोबिक डाइजेशन, यानी कि ऑक्सीजन फ्री डाइजेशन करके जो होती है मरीन जू प्लैंकटन फिश के अंदर, एंड ऑल्सो फ्रॉम द मीथेन, जो कि सेडिमेंट्स और ड्रेनेज में होता है अलोंग द कोस्टल रीजन। आप कहोगे यहां पर कैसे? पक्का यहां पर भी कोई ना कोई चीजें तो होती होंगी ना,
जो सड़ सड़ कर आती होंगी, जिसके ऊपर कोई ना कोई माइक्रोस पक्का फीड होते होंगे, राइट। सेडिमेंट्स एंड ड्रेनेज कैसे, ये सेडिमेंट्स और ड्रेनेज कैसे बनेगा, ये पानी आया कहां से, कोस्टल रीजन में पानी कहां से आया, सी और ओशंस वगैरह जनरली, मतलब यहां पर हाँ ईशा आप सही बोल रहे हो, लेकिन अभी हम ओशंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो उससे कनेक्टेड मतलब। तो यहां पर जो सेडिमेंट्स वगैरह हैं, क्या ऐसा हो सकता है, या वैसे तो जानते ही होंगे, अगर जो सेडिमेंट्स हैं वहां पर अर्पित अगर पानी है, तो कीचड़ भी एक टाइम के बाद सड़ सड़ कर कुछ ना कुछ मक्खी मच्छरों को मतलब पैदा कर देता है, या कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वहां पर होंगे ही। होता है ऐसा शाइनी के नहीं होता, बताओ, एक कीचड़ भी तो सड़ जाता है कभी कभार, है ना। जो भी चीज सड़ रही है, इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, कुदरत में अगर कोई भी चीज सड़ रही है, गल रही है, जिसमें से स्मेल आ रही है, उसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, डीकंपोजिशन हो रहा है। और बिना किसके इंटरफेरेंस के डीकंपोजिशन नहीं हो सकता, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तो समुद्रों का, जैसे अब यहां पर आप कहोगे इस टॉपिक का मतलब ही क्या हुआ, फिर समुद्रों में जू प्लैंक्टन, फिश और कुछ कुछ चीजें आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मीथेन। लेकिन समुद्र क्या, या समुद्र में होने वाली प्रक्रिया क्या डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है एटमॉस्फेयर में मीथेन को, या फिर कुदरत में मीथेन को, ये चीज क्लियर नहीं है। लेकिन ये चीज अभी आगे चलकर इस टॉपिक में क्लियर होगी, मीथेन साइकिल के अंदर, अभी और एडवांस में जब हम बढ़ेंगे। इस डिस्कशन में इतना ही। अगले लेक्चर में बात करेंगे एक इसी से रिलेटेड एक एडवांस चीज के बारे में, मीथेन हाइड्रेट्स के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ हम एक डायग्राम देखेंगे, इसलिए मैं इसको यहीं रोक रहा हूं। और मीथेन ने कैसे तबाही मचा सकता है, भले ही उसकी शॉर्ट टर्म लाइफ है, लेकिन ऐसा नहीं है पृथ्वी के अंदर उसने कभी तबाही नहीं मचाई है। थर्ड मास एक्सटेंशन मीथेन ने करवाया था, जिसको ग्रेट डाइंग इवेंट भी कहते हैं। और ये मास एक्सटेंशन भी आपका बेसिक से क्लियर होना चाहिए। अंकिता याद है, इनिशियल चैप्टर्स में हम 6 की 6 मास एक्सटेंशन कर चुके हैं, और प्रीवियस ईयर यूपीएससी का 2018 का क्वेश्चन भी देखा था हमने, है ना। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।